या हम ऊपर जा सकते हैं या नीचे जाएंगे। 77 साल गुजर गए, 22 साल बाद हमने तारीख में जवाब देना है जब हमारा हमसाया मुल्क और हम आज़ादी के 100 साल मनाएंगे। अगर हमने आगे जाना है और अब तक हम अगर पीछे रहे हैं तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि अमन, इस्तेकाम, पॉलिसियों का अदम तसलसल और इस्लाहात की कमी, ये 4 चीज़ें जिनसे हम पीछे रहे हैं। बाकी हम सब में किसी से कम नहीं है, ना ईमानत में, ना दयानत में, ना जहानत में, ना मेहनत में, ना काबिलियत में, ना वसाइल में, हर चीज़ में पूरे हैं। सिर्फ हमें मार पड़ी है इंस्टेबिलिटी की और पॉलिसी कॉन्टीन्यूटी की। अगर हमने बावकार कौम के तौर पे उभरना है और हमने किसी किस्म की ग़ुलामी से बचना है, मुआशी ग़ुलामी सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो अगले 15-20 साल हमें जैसे कहते हैं ना सिर फेंक के एक रास्ते पे चलना है और वो इकोनॉमिक रास्ता, इकोनॉमिक लॉन्ग मार्च है। पाकिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी आई है ना हमेशा, उसके 3 सतूनों में से कोई एक या 2 सतून बेईमान हो गए, उन्होंने शरारत की है। देखिए 3 सतून है, एक एस्टैब्लिशमेंट है, एक सियासतदान है और एक अदलिया है। इन तीनों में से अपने अपने जाती एजेंडे पे बेईमान हुए हैं। जनरल मुशर्रफ ने अगर मार्शल लॉ लगाया इसलिए लगाया कि उनकी नौकरी गई, उस नौकरी जाने की सजा पूरी कौम को दी मार्शल लॉ लगा के। इसी तरह इमरान खान साहब पूरी कौम से बदला ले रहे हैं अपने इक्तदार के जाने का, जी तहरीक अदम एतमाद हो गई। पाकिस्तान का पहला वजीर आजम है जो आईनी तरीके से गया, लेकिन अपनी नौकरी जाने का इंतकाम आज पूरी कौम से ले रहे हैं। इसी तरह अदलिया में अगर कोई शख्स चीफ जस्टिस नहीं लग सका तो उसने पूरी अदलिया को इस वक्त दाव पे लगाया हुआ है कि एक अदालती बहरान पैदा हो। ये कितनी देर तक खेल चलेगा कि एक शख्स की नौकरी की खातिर पूरा मुल्क उसकी कीमत अदा करेगा? आज अगर पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदान के दरमियान हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं कि हमने स्टेबिलिटी को प्रिजर्व करना है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अदलिया भी उसी अलाइनमेंट पे रहेगी। हम ये नहीं कहते कि अदलिया हुकूमत के हर चीज़ को इंडोर्स करे, लेकिन अगर इस वक्त अदलिया के कंधे से कोई सियासी जमात या कोई अनासर मुल्क में बेयकीनी या अदम इस्तेकाम पैदा करने का जरिया बनते हैं, ये पाकिस्तान के साथ बदतरीन दुश्मनी है। इस वक्त पाकिस्तान के तीनों सतूनों का फर्ज है कि वो पाकिस्तान के अमन, इस्तेकाम, पॉलिसियों के तसलसल और इस्लाहात के सफर के गार्डियन बन के खड़े हों कि हम किसी को पाकिस्तान में डिसरप्शन नहीं करने देंगे, किसी को पाकिस्तान में बदअमनी नहीं करने देंगे। इन पॉलिसीज के ठीक है 2029 आएगा, इलेक्शन आएगा, इलेक्शन के मौके पे जाकर आप जो मर्जी करें, लेकिन देखिए जिस तरह आप ये कह रहे हैं ना, लोग अपनी अपनी नौकरी के लिए एफर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह कुछ लोगों की नौकरी रोकने के लिए आप बड़ी एफर्ट कर रहे हैं। जिस तरह चीफ जस्टिस आप पाकिस्तान एक बनने लगे थे, उनको रोकने के लिए जो कुछ 26वीं तरमीम करनी पड़ गई, सेम इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक सीनियर मोस्ट जज है, उनको रोकने के लिए आपको कितनी एफर्ट? मैं ये नहीं कहता कि कोई रोकना है या किसी को नहीं करना, मैं एक सादा सी बात करता हूं। देखिए जब आप किसी रियासत के अहम सतून पर होते हैं ना, फिर आप वाइल्ड कार्ड नहीं हो सकते। आपको उस रियासत के इस्तेहकाम के और अमन और उसके स्टेबिलिटी का एक जामिन बनना पड़ता है। और अगर आप ये कोशिश करें कि मैं एक वाइल्ड कार्ड हूंगा, तो ये आज की बात नहीं कर रहा, कभी आप किसी मुल्क के अंदर चले जाएं, हर मुल्क का जो निज़ाम है वो एक रियासत का निज़ाम एक स्टील का फ्रेम होता है, क्योंकि उसी से स्टेबिलिटी आती है। रियासत को स्टेबिलिटी हुकूमत नहीं देती, रियासत को स्टेबिलिटी उसके मुस्तकिल इदारों से हासिल होती है, क्योंकि वो एक परमानेंस के साथ काम करते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ लोगों को अगर ये ख्याल है कि वो इसको एक एडवेंचर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉलिटिकल एजेंडा, और पीटीआई की ये खास खसलत है कि जब वो सियासत में अपनी जंग हारती है, वो अदालत के कंधे पे बंदूक रख के चलाती है। नवाज शरीफ साहब का वो सियासत में मुकाबला नहीं कर सकती थी, उसने अदालत के अंदर जो उसके हमनवा लोग थे उनको साथ मिलाकर एक ऐसी घनौनी साजिश की जिसकी आज तक मुल्क भी कीमत अदा कर रहा है और अदलिया भी उसकी कीमत हमेशा तक के लिए अदा करेगी। साकिब निसार साहब की लेगेसी, आसिफ खोसा साहब की लेगेसी, उमर बंदयाल साहब की लेगेसी, उसको मैं नहीं समझता कि कोई तारीख में मिटा सकेगा। वो हमेशा उस कंट्रोवर्सी के साथ मुंसलिक रहेंगे जिसने पाकिस्तान को अंधेरों में धकेला। तो मेरी अदब से अदलिया से भी यही दरखास्त होगी कि इस वक्त पाकिस्तान बैंकरप्सी से निकलकर टर्न अराउंड कर रहा है, हम रिकवर कर रहे हैं,
खुदा के लिए किसी को इजाजत ना दें कि कोई अपने पॉलिटिकल एजेंडा को किसी इदारे के रंग में ढाल के बदअमनी या बेयकीनी या अदम इस्तेकाम पैदा करे। इस वक्त पैरामाउंट है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी का तकाजा है कि हम मुल्क के अंदर अमन रखें, इस्तेकाम रखें और इन पॉलिसीज के तसलसल को यकीनी बनाएं ताकि हम फिर उस दलदल में ना धकेले जाएं। अब देखिए सर, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की आज रिपोर्ट आई है, उसमें पाकिस्तान का जो दर्जा है वो 2 दर्जे और गिर गया करप्शन में, और आप ये समझें कि 2 दर्जे करप्शन में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान का 2024 के फिगर्स है 2023 के साथ अगर कंपेयर करें, 133वें नंबर से 135वें नंबर पे आ गया। तो अगर हमारी कारकर्दगी अच्छी है और हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो फिर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अब ये आएगा ना, अगले साल की रिपोर्ट आएगी, आप उसमें देखेंगे, क्योंकि ये जो पिछले साल की रिपोर्ट है ये तो एक बड़ी, वो जिसे कह लें कि टर्मोइल का जमाना था। एक तरफ मुआशी बहुत बेकायदगी थी और यानी कि मुल्क बदतरीन मुआशी बहरान में था, और मैं समझता हूं कि जब आप एक बदतरीन महंगाई के अंदर हों जहां 38% इन्फ्लेशन है, तो ये चीज कोई ऐसी नहीं है कि उसमें आप ये कहें कि करप्शन नीचे आएगी। करप्शन का ताल्लुक मुल्क की तरक्की के साथ भी होता है, इस्तेकाम के साथ भी होता है, और जब इतनी शदीद महंगाई थी तो यकीनन उसमें एक होता है, और फिर इंटरिम गवर्नमेंट थी, मुस्तकिल हुकूमत नहीं थी, किसी की ग्रिप नहीं थी, तो ये 1-2% अगर इस दौरान में गिरी है तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं। अलबत्ता अब हमारे लिए चैलेंज है कि हम अगले साल इसको, जब हुकूमत काम कर रही है, और बेहतर हो जाएगा आपका ख्याल है। मुझे उम्मीद है कि अगले साल की रिपोर्ट बेहतर होगी। लेकिन देखिए, नैब के कवानीन के अंदर तरमीम हो चुकी है, बाकी जाहिर है को बहुत ज्यादा करप्शन के खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्टिविटी पाकिस्तान के अंदर नहीं चल रही। स्वाय खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो एक फोर्स बना रहे हैं, एंटी करप्शन फोर्स बना रहे हैं, और वहां पे एक्ट लेके आ रहे हैं, तो वहां पे वो चाहते हैं कि करप्शन कंट्रोल हो, बाकी किसी जगह नजर नहीं आ रही है। सबने किया, और आपको मैं ये कहते हुए बड़ी खुशी महसूस करता हूं। देखिए, 1 साल हो गया हुकूमत को, अल्हम्दुलिल्लाह कोई स्कैंडल सामने नहीं आया, कोई ऐसी चीज नहीं आई कि किसी जगह, किसी प्रोक्योरमेंट में, किसी ठेके में, किसी ऐसी जगह किसी ने हाथ मारा है, किसी ने कोई जेबें भरी हैं। और हुकूमत बड़ी कोशिश कर रही है कि जो इस वक्त अफसरान लगाए जाएं उनका बहुत पड़ताल होती है, उनके बैकग्राउंड चेक किए जाते हैं कि हम ऐसे लोगों को सामने लाएं, या ऐसे अहम ओहदों पर उन लोगों को तयन किया जाए जो जिनकी साख अच्छी हो। तो जिस हद तक ह्यूमनली पॉसिबल है हुकूमत कर रही है, और तमाम वजीर आजम से लेके नीचे काबीना तक आपने देखा है किसी से कोई ऐसा स्कैंडल भी सामने नहीं आया, तो यही गुड गवर्नेंस है। अच्छा, ये फरमाइए, इमरान खान साहब मुसलसल खत लिख रहे हैं आर्मी चीफ को, अब वो 3रा खत लिखने लगे हैं, और ऐसा महसूस होता है कि गवर्नमेंट से वो मुकम्मल मायूस हैं कि गवर्नमेंट से बात करने का कोई फायदा नहीं, अल्टीमेटली वहीं बात करनी चाहिए जहां से कोई फायदा हो सकता है। तो आपको तो बाईपास कर दिया उन्होंने। देखिए, इमरान खान साहब एक तरफ ये कहते हैं कि वो सिविल सुप्रीमेसी की बालादस्ती की जंग लड़े हैं, तो अगर वो सिविल सुप्रीमेसी की बालादस्ती की जंग लड़े हैं तो उन्हें सिविल कुव्वतों से बातचीत करनी चाहिए। अगर वो एक पॉलिटिकल फोर्स हैं, तो अगर उन्होंने 3 खत आर्मी चीफ को लिखे हैं तो चले आधा खत वजीर आजम को भी लिख देते। इससे आप तो मानते नहीं है ना, इससे उनका जाहिर होता है जहन क्या है कि वो आज भी वहीं खड़े हैं जहां 2018 में थे। 2018 में भी उन्होंने सियासत का मैदान नहीं मारा, उन्होंने उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर सियासत पे शबखून मारा, और आज भी वो इस कोशिश में है, जो कि नाकाम हो रही है उनकी, कि किसी तरीके से मुझ पे रहम आ जाए इस्टेब्लिशमेंट को, या इस्टेब्लिशमेंट को मुझ पे 2018 की तरह प्यार आ जाए, और वो मुझे बड़े अकीदत से उठा के दोबारा वजीर आजम हाउस में पहुंचा। और अगर प्यार आ गया तो फिर ऐसा साहब मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब अपने खुद बदतरीन दुश्मन है। जो कुछ उन्होंने कुछ कर लिया है, उससे शायद मेरा नहीं ख्याल कि अब उन्हें कोई ट्रस्ट कर सकता है। और वो उनकी एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि जो भी उनका मोहसिन है उसी को उन्होंने हमेशा बैक स्टैब किया है, और फिर वो बड़े अनरिलायबल हैं। वक्त गुजर जब आता है तो वो हर किसी को बाप बना लेते हैं, और जब वक्त ख़राब होता है तो उसी बाप को वो क्या बना लेते हैं, मीर सादिक बना लेते हैं, मीर जाफर बना लेते हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि अब उन पे कोई एतमाद कर सकता है। उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उन्होंने खुद अपने अमल से, किरदार से बहुत बुरी तरह मजरू कर दिया। ऐसे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वासा यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ होंगे।